अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सियासत के दाव पेच बहुत ही निराले होते हैं और जो आंखों को दिख रहा होता है कभी कभार वो हकीकत नहीं होता, और यकीनन पसे पर्दा यानी जो रियलिटी आपसे ओझल होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लेट्स टेक अ लुक एट के पड़ोसी मुल्क भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी था। पाकिस्तानी यूथ भी इस पे कमेंट कर रही थी कि जंतर मंतर पे होने वाली जो प्रोटेस्ट है उसमें एक राइट इन योर डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सरसाइज किया जा रहा है और बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी। पिछले हफ्ते जब हम इसका एनालिसिस कर रहे थे कि भाई यंगस्टर्स की, यूथ की नीट के पेपर को लीक होने के बाद डिमांड ये है कि उनके एजुकेशन मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान, आई बिलीव उनका नाम है, उनको इस्तीफ़ा देना है। अब मसला ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो आ गया, लेकिन सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई। लोगों ने कहा कि जी पहले मनमोहन सिंह के ज़माने में कहा जाता था, और यही बीजेपी थी जो क्रिटिसाइज़ करती थी कि मनमोहन सिंह बहुत सारी मामलात में चुप हैं, वो बिल्कुल खामोश रहते हैं, उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास है। बट पीपल वर सेइंग कि ऐसा लगता है कि वक्त पलट कर आया है और मोदी साहब ने 22 दिन इसके ऊपर चुप्पी साधी रही। लेकिन अब जब सिनेरियो बदला है, कल हमने देखा कि इंडिया में डिलिमिटेशन और विमेंस रिजर्व सीट के ऊपर जो यानी एक आपस में डिबेट हुई, उसमें बीजेपी ये बिल पास नहीं करा पाई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी टॉक अबाउट दिस बिकॉज 22 दिन कहना है कि बाहर जो कुछ हो रहा था इट वाज रियली अ डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक। बिकॉज ये नहीं हम कह रहे कि स्टूडेंट्स किसी तरह इसमें मिले हुए थे, लेकिन इसने के सारे टेम्परेचर को बदल दिया। उनका मेन स्ट्रीम मीडिया और इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा नीट के पेपर्स और बच्चों का मुस्तकबिल बन गया, जिसको उन्होंने इवेंचुअली हैंडल कर भी लिया कि सोनम वांगचुक को उठाया। उसने कहा कि जी मेरी तो कभी डिमांड थी ही नहीं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करें, हम तो चाहते थे कि भाई आप इसकी जांच कर लें, जो बच्चे जिन्होंने खुदकुशी की है उनकी फैमिलीज़ को मुआवजा दिया जाए और आने वाले दिनों में ये रिपीट ना किया जाए। बट व्हाट वाज हैपनिंग इन दीज 22 डेज में इससे पहले एक अच्छी रोक लगाई हुई थी डीलिमिटेशन बिल को। अब ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद इस पर एनालिसिस हम करेंगे। इस वक्त कहा जाता है कि तकरीबन 530 पार्लियामेंटेरियन सीट्स हैं इंडिया में, और बीजेपी का कहना है कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी के दौर में और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, कि 25-25 सालों का स्टे ऑर्डर लाया गया कि सेंसस के बाद डीलिमिटेशन को आगे ना बढ़ाया जाए। इसको थोड़ा इस तरह समझ लेते हैं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख लोग थे और उनके वजह से इलेक्ट होने वाला एक एमपी आता था, लोगों का कहना यह है कि अब सेंसस के बाद अगर उस जगह की जो पॉपुलेशन है वो 1 से 3 लाख हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो एमपीज़ का नंबर भी बढ़ाया जाए। लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली अटैच कर दिया विमेंस रिजर्वेशन बिल के साथ। उन्होंने कहा कि जी हम ना सिर्फ ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसको 550 से 850 पे ले जाना चाहते हैं, यानी 530 से 850 हो जाएं, एंड 33% विल बी एक्चुअली द विमेन सीट्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर डिफेंस एनालिस्ट एंड समबडी हु अंडरस्टैंड्स द रीजन वेरी वेल, जनाब खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा देखते हैं कि ये जो देखने में बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ठीक है जी पॉपुलेशन बढ़ी है तो एमपीज़ भी बढ़ने चाहिए, और इसके साथ साथ ख़वातीन को 33% रिज़र्व सीट्स पे आना चाहिए, ये बीजेपी की मांग थी। लेकिन लोगों ने कहा कि बीजेपी इज़ ट्राइंग टू इंश्योर कि अगले 10 क्या 100 साल तक भी उनके पावर को और उनकी गवर्नमेंट में आने को ना कोई चैलेंज कर सके, ना कोई रोक सके। हाउ इज़ दैट कनेक्टिंग एंड हाउ इज़ दैट हैपनिंग? लेट्स डिस्कवर दैट। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, किस तरह देख रहे हैं कि कल मोदी सरकार अपना डीलिमिटेशन बिल पास तो नहीं करा पाई, लेकिन लोगों ने कहा कि ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। हाउ डू यू लुक एट इट? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा साहिबा, आपने इनवाइट किया है और बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन भी किया बैकग्राउंड, जिस तरह मोदी सरकार ने इस तरह अनफोल्ड किए अपने कार्ड्स, और बाज़ दफ़ा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिखाया कुछ और जाता है, अनफोल्ड कुछ और हो रहा होता है। तो एक एलिमेंट ऑफ वो जिसको कहते हैं चालाकी बहुत इसमें ऑब्वियस नज़र आती है कि विजिबली कुछ दिखाया कुछ और गया है, फिर पब्लिक मीडिया और हम सबको डिस्ट्रैक्ट किया उन्होंने, खास तौर पर ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को ऐसे शो किया कि इंडिया का एजेंडा इस वक्त है ही वही, यानी जो उसको हैंडल करना है उनको कॉकरोच पार्टी, उनके जो सिट इन धरने हो रहे थे उनकी ब्रूटैलिटीज़, और तमाम मीडिया में रखला स्क्रीन ऑक्यूपाई की हुई थी उसी इशू ने। लेकिन इन द मीन टाइम ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें या जिस तरह भी उन्होंने स्मार्टली ये मूव किया,
एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस भी मुझे नजर आ रहा है इसके अंदर, एरोगेंस इस सेंस में, और दुनिया में जहां भी इनकलाब आए हैं लॉन्ग टर्म में, ये शॉर्ट टर्म में तो शायद इस तरह कर लेंगे अचीवमेंट और बिल पास करवा के जो आपने कहा पेंट किया और सीटें बढ़वा ले, लेकिन बहुत ज्यादा एरोगेंस एलिमेंट जरूर है इसके अंदर, और आज नहीं है, पिछले साल भी हमने यही देखा था कि जिस तरह बुली उसने किया, नेबरिंग को तो किया ही किया, पाकिस्तान को भी किया मई 2025 में, वो एक एलिमेंट है। जो एक मूवमेंट पिक हो चुकी है, वो एक अवेयरनेस ऑब्वियसली हो चुकी है, उसको मेरा ख्याल है मुश्किल होगा करना। जब एक स्टूडेंट्स को, जैसे बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ, जब यंगस्टर्स को अपनी वैल्यू पता लग जाए, उनकी यूनिटी और उनका जो जी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं बाय जी यूनिटी, जी वो रियलिज्म हो जाए, तो लीडरशिप बाद में बेशक नाइवेंस कर ले, सेल आउट हो जाए, कॉम्प्रोमाइजेस कर ले, लेकिन जो पब्लिक एस्पिरेशंस होती हैं, मेरा जी। नहीं ख्याल उसको आप सबसाइड बाद में कर सकते हैं। खालिद साहब, एक मैं इसमें जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जो डीलिमिटेशन के मुद्दे को लेकर बात सामने आ रही है, दिस इज़ द फॉल्ट लाइन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। हमारे व्यूअर्स के लिए हम बताते चलें कि बज़ाहिर ये बड़ा बिनाइन सा नज़र आने वाला डीलिमिटेशन बिल बेसिकली उन स्टेट्स को एक तरह से फेवर कर रहा है जिनकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के बाद बढ़ी है। मोदी सरकार का इस बिल को लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि सेंसस से पहले ही अगर ये डीलिमिटेशन लागू होती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा बीजेपी को होता है, क्योंकि पिछले 2011 से लेके अभी तक अगर वो जगह हैं, वो स्टेट्स हम देखें जहाँ पे बीजेपी की मेजॉरिटी है, जिसमें यूपी शामिल है, जिसमें बिहार शामिल है, जिसमें गुजरात शामिल है, वहाँ पे पॉपुलेशन तकरीबन 20% से इंक्रीज़ हुई है। ऑन द अदर हैंड अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, जिन्होंने प्रोफिशेंसी में अपने स्टेट्स को बेहतर चलाया है और अपने पॉपुलेशन को बेहतर कंट्रोल करते हुए उसकी ग्रोथ रेट को 4% पे लेके आए हैं, उनकी सीटें कम होंगी। इसकी वजह से मसला ये होता है कि नाउ साउथ इज़ एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग पॉलिटिकली इररिलेवेंट। लोगों ने यहाँ तक कहा, सोनिया गांधी साहिबा का बयान इसमें आया कि अगर ये विमेंस बिल के बारे में ही था कि विमेन की रिजर्वेशन सीट करनी है तो आप वो आज से लागू कर दें, लेकिन उस केस में 530 सीट्स जो अभी प्रेजेंट हैं उसमें मेल पार्लियामेंटेरियंस को अपनी सीटें छोड़कर ख़वातीन को जगह देनी पड़ती। इस पे आप क्या कहेंगे? व्हाट इज़ द फॉल्ट लाइन एज यू अंडरस्टैंड इट? क्योंकि बीजेपी का असर और रसूख साउथ इंडिया में नहीं है, अगर ये डीलिमिटेशन बिल पास होता है, will south of India become irrelevant to the center government? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मेरा ख्याल है दुनिया में दो ही वजह होती हैं हुकूमत बदलने की। मैं उस पर कमेंट करके जी एग्जैक्ट फोकस करता हूँ। देखिए, एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस जो मैं पहले कर रहा था, जी और दूसरा दुनिया के अंदर जहां भी इनकलाब या इस तरह की रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, जिसको आप फॉल्ट लाइन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो शुरू होती है सेंस ऑफ डिप्रीविएशन, नॉन पार्टिसिपेशन या हैव और हैव नॉट का जो गैप ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें क्लियर कट वही नजर आ रहा है और आएगा भी इस तरह, क्योंकि साउथ के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स भी चल रही हैं इंडिपेंडेंस की, वहाँ बीजेपी का होल्ड भी उस तरह नहीं है, वहाँ डिवाइडेड है पॉपुलेशन, और इनको जाहिर है इन्होंने सोचा होगा कि अगर हम पूरे इंडिया में इस तरह करते हैं तो फिर हमारा एक ऐसा यूनिफॉर्मिटी भी नजर नहीं आएगी और हमारा वो होल्ड भी उस तरह नहीं आएगा। तो इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने नॉर्थ और साउथ को एक किस्म का डिवाइड कर दिया, जी यानी एक फार्मूला डिफरेंट लग रहा है नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ डिफरेंट लग रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इमीडिएटली अप्लाई भी नहीं करना चाहते उसको, उस टाइम भी अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, लोकेशन भी अपनी मर्जी का करना चाहते हैं और मेथड भी अपनी मर्जी का करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये क्लियर कट विजिबल है कि मोदी का प्लान ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं इलेक्टोरल वोटिंग से करूं, बट के इलेक्टोरल रूल्स या रेगुलेशंस या बिल इस तरह पास करा के, सीटें बढ़वा के, विमेन सीट एडजस्ट करके या कनेक्ट करके, आई थिंक लोगों को समझ आ जाएगी। बल्कि ये इंडिया की अपनी एक यूनिटी जो हार्मनी जो इस वक्त पहले ही दाव पर लगी हुई है, ये जो मूवमेंट शुरू हो रही हैं, इवन साउथ में जो मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस बड़ी है वो पकड़ रही हैं, जोर पकड़ रही हैं। तो आई थिंक सेंस ऑफ जो डिप्रीविएशन वाला एलिमेंट होगा वो इंडिया के खिलाफ जरूर जाएगा। इससे सर, इट अगर इज़ ये वेरी इंटरेस्टिंग, यू राइटली मेंशन कि जैसे ही ये बिल पास ना करवाए पाई बीजेपी, इसको मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो तैयार थे। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि मुल्क भर में, भारत में कई जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गई, क्योंकि इस बिल के ना पास करने को उन्होंने एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस को एक तरह से वो वाला एक उनके ऊपर लेबल लगा दिया, टारगेट कर दिया कि देखें ये ख़वातीन की इक्वालिटी के लिए नहीं काम करना चाहते। 33% अगर ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होती तो उसके लिए उनकी प्लैक्स, उनकी प्रोटेस्ट तैयार थी। दे न्यू दे विल नॉट बी एबल टू पास इट, उनके पास वो नंबर्स नहीं हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा हथियार उनके लिए बना ताकि वो कांग्रेस को और बाकी पार्टीज़ को एंटी विमेन एम्पावरमेंट करार दे सकें। डू यू थिंक मोस्ट ऑफ इंडिया विल बी एबल टू सेपरेट द टू सेंटिमेंट्स?
डेफिनेटली मेरा ख्याल है अब सिद्रा साहिबा बहुत बहुत अवेयरनेस है और बीच में जब खवातीन को आप एज ए टूल यूज करें जी। एक तरफ आप कहना चाह रहे हैं एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं एक तरफ करना नहीं चाह रहे पब्लिकली कुछ और कह रहे हैं इंट्रोवर्ट आप कुछ और बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मीडिया बहुत तेज है इंडिया में एक रिलेटिवली लिटरेसी ठीक है। रेट बहुत अच्छा है डिजिटल प्लेटफॉर्म का ओवरऑल आईटी सेक्टर का दुनिया का 55% इंडिया के पास है और मोस्टली पॉपुलेशन यंग है जो डील करती है तो मेरा ख्याल है अब इसको छुपाया नहीं जा सकता ये बिल्कुल बहुत सही, अच्छा इस बिल्कुल तरह सही। के टेम्परेरीली उसको कर सकते हैं कंसीलमेंट लेकिन बिल्कुल लॉन्ग सही। टर्म में नहीं मेरा ख्याल है Sir, public this awareness is yet to be seen. Let's see कि India is a simmering pot of chaos and protest right now. लेकिन एक और चीज़ इसके ऊपर एक दो राय नज़र आ रही है कि एक तरफ अमेरिका हामी नहीं नज़र आता कि ईरान के पास किसी भी किस्म के न्यूक्लियर असासे हों, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर सऊदी अरेबिया को अमेरिका सपोर्ट करेगा. इस पे आपका क्विक कमेंट सर. मेरा ख्याल है बेसिकली इंसेंटिवाइज कर रहा है सऊदी अरब को एक तो अब्राहम अकॉर्ड के लिए नंबर वन और दूसरा दूसरे अरब ममालिक को ये मैसेज दे रहा है कि अगर हमारे इन्फ्लुएंस में या हमारे साथ जो आपकी कोलैबोरेशन है या डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं हमारी प्रेजेंस आपके मुल्कों में मौजूद है अगर वो रहेगी तो नेक्स्ट मुल्क आप भी हो सकते हैं कि आपको हम एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करें सिविलियन और ख़ास तौर पर क्योंकि देखा जाए तो ईरान उस तरह कंट्रोल में नहीं आया मैनेज नहीं हो पाया तो उसका डरा के या उसका खौफ और फियर पैदा करके मेरा ख्याल है अमेरिका ये करना चाहता है कैरेट एंड स्टिक के जी ईरान तो जाहिर है इस तरह इन्फ्लुएंस करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके पास है तो आई थिंक ये इसको बेसिकली इंसेंटिवाइज किया जा रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जो हुकूमतें करेंगी इसराइल को कबूल करने अकॉर्ड जाने की मेरा ख्याल उसका अपना प्राइस होगा बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए. इट इज़ येट टू बी सीन. इस वक्त एक नज़र आ रहा है ईरान और यूएस के स्कर्मिशेस में, लेकिन अहम बात यह है कि व्हाई इज़न्ट इज़राइल थ्रेटन्ड बाय अ सऊदी न्यूक्लियर डील एज इट इज़ थ्रेटन्ड बाय पाकिस्तान और एन ईरान हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़. दिस इज़ येट टू बी सीन. इसको ये अनफोल्ड कैसे होता है, लेकिन आज अभी तक की यही डेवलपिंग स्टोरी है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी बैक विद मोर.